नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मान लीजिए आप एक जागरूक मतदाता हैं, जो कि हैं भी। हर चुनाव में आपकी शेखी ये होती है कि आपने बड़े बड़ों को हरा दिया है, सरकारें बदल दी है। आपके इन्हीं अनुभवों का लाभ उठाने के लिए हम ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए एक सवाल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप इस बार सत्ताधारी क्रांतिकारी दल से नाराज हैं और उसकी जगह बदलाव दल को वोट करना चाहते हैं। 5 साल तक क्रांतिकारी दल का विधायक सुरेश नजर नहीं आता है। बदलाव दल का रमेश हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, लाठी खाता है। चुनाव के वक्त दल बदलकर क्रांतिकारी दल का विधायक सुरेश बदलाव दल से उम्मीदवार बन जाता है। नाराज होकर रमेश बदलाव दल छोड़ता है और क्रांतिकारी दल का दामन थाम लेता है। अब आप जागरूक मतदाता के सामने दो सिचुएशन है। जिस पार्टी को आप वोट नहीं देना चाहते थे, वहां से अब आपका पसंदीदा नेता खड़ा है। जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, वहां से वो उम्मीदवार है जिसे आप हराना चाहते हैं। आप बताइए, आप वोट किसे देंगे? सही पार्टी को चुनेंगे या सही उम्मीदवार को? सही पार्टी चुनने के लिए आपको बदलाव दल को वोट करना होगा, सही उम्मीदवार चुनने के लिए आपको क्रांतिकारी दल को वोट करना होगा। जवाब आप पर छोड़ता हूं, यह जानते हुए कि मतदान करना आसान फैसला नहीं होता है। क्या यह अजीब नहीं है कि आप जिस दल को जिताना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है? पार्टी में है, कार्यकर्ताओं में नहीं है। आप दूसरे दल से आए उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। क्यों करते हैं आप? हर दल में दल बदल ब्रांच खुल गया है। दल और दल बदलू दोनों ही मौका परस्त हैं। यह भी सही है कि टिकट बांटने के 2-3 दिन तक दल बदलू और परिवारवाद का ही मुद्दा हावी रहता है टीवी में। उसके बाद हम रैलियों में खो जाते हैं। उसके बाद किसकी बनेगी सरकार और हम सर्वे में खो जाते हैं। लेकिन जब तक ये दल बदलू और परिवारवाद का मुद्दा है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। अगले चुनाव में यह मुद्दा फिर उभरेगा। गाजियाबाद जिले में अब जो छोटी मोटी लिस्ट बनाई है हमने, उसमें त्रुटि हो सकती है। विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ भाजपा ने एक दल बदलू को टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी एक दल बदलू को सम्मानित किया है, बसपा ने यहाँ किसी दल बदलू को टिकट नहीं दिया है। हापुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। बसपा ने किसी दल बदलू को टिकट नहीं दिया, सपा ने भी किसी दल बदलू को नहीं दिया। बीजेपी ने एक दल बदलू को दिया है, लेकिन वो उनके पुराने सांसद हैं जो 4 बार उनके टिकट पर सांसद रहे। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए। 2014 में कांग्रेस ने नोएडा से लोकसभा का चुनाव दिया, लेकिन पर्चा भरने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव ही नहीं लड़े। आपका नाम रवीश चंद्र तोमर है। आप ही एक दल बदलू के कोटे से हापुड़ में शामिल हैं। 4 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं आप। इलाहाबाद में विधानसभा की 12 सीटें हैं। बसपा ने यहां एक दल बदलू को टिकट दिया है। भाजपा ने 8 नामों की घोषणा की है, जिसमें 5 दल बदलू बताए जाते हैं। सपा और कांग्रेस ने भी एक भी दल बदलू को यहां टिकट नहीं दिया है। बुलंदशहर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहां से भाजपा बसपा ने एक दल बदलू को टिकट दिया है। राष्ट्रीय लोक दल ने 5 दल बदलुओं को टिकट दिया। देखिए, दल बदल के वहां भी लोग जा रहे हैं जहां हम नजर नहीं रख रहे हैं। रालोद के टिकट पर सपा और भाजपा से आए नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस जिले में 8 सीट हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस ने यहां आधिकारिक रूप से नाम की घोषणा नहीं की है, मगर चर्चाओं में बहुत सारे दल बदलू आगे चल रहे हैं। बसपा ने किसी दल बदलू को बनारस से टिकट नहीं दिया है। नामों की घोषणा यहां हो गई है। बलिया में 7 विधानसभा सीटें हैं। बसपा ने अभी तक एक दल बदलू को टिकट दिया है। सपा ने 6 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है, मगर किसी दल बदलू को नहीं दिया। भाजपा ने एक ही सीट की घोषणा की, दल बदलू को यहां नहीं दिया है। हल्ला हंगामा से लगता है कि सारे दलों ने मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और बाहरी को ही टिकट दिया है, मगर जिलावार जाकर देखने से लगता है कि कहीं दल बदलू हैं और कहीं नहीं भी हैं, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भाजपा ने अभी तक 300 से अधिक उम्मीदवारों में से 30 दल बदलुओं को टिकट दिया। 30। एक दूसरा मसला है परिवारवाद। इस बार बीजेपी में कई परिवारों को टिकट मिला, तो कांग्रेस, सपा और बसपा के भीतर के परिवारवाद जो है वो पब्लिक नजर से बचकर निकल गए कि चलो सबका फोकस बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी जरूर परिवारवाद का विरोध करती रही है, लेकिन अब उसके नेता गांधी परिवारवाद और अपने यहाँ के पिता पुत्रों की राजनीति के परिवारवाद से फर्क कर रहे हैं। ये फर्क हिंदी में सुनिए आप। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। अच्छा, अगर परिवार में कोई पिछले 10-15 वर्षों से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, भिन्न भिन्न पदों पे रहता हुआ आगे बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका बनता हक। कांग्रेस पे आरोप एक परिवार का लगा रहे हम, और भी क्या वो गांधी परिवार से बाहर जा सकते हैं क्या? हमारा ये आरोप है। तो आप भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, न आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अगर परिवार में कोई एक बच्चा या कार्यकर्ता काम करते करते नेचुरल आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक वो हमारा कार्यकर्ता के नाते, हमने परिवार के नाते टिकट नहीं दिया,
कार्यकर्ता के नाते टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची दिखाती है कि या तो वहां भाई भतीजावाद है या भगोड़े जुटाऊ। तो भगोड़ों के जुटाने और भाई भतीजावाद करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नीति बची, न नियत और न रास्ता। तो उनके सिद्धांत सामने हैं, भगोड़ों को जुटाओ, सरकार बनाने का प्रयास करो। दोनों की बातों से जवाब नहीं मिलता, लेकिन रणदीप सुरजेवाला के जवाब से ऐसा लगता है कि पूछा गया केमिस्ट्री का सवाल है, लेकिन उन्होंने पर्चे में हिंदी की जो कविता वो पढ़कर आए थे वो लिख दिया है। उस जवाब दे भी कैसे, वो खुद एक राजनेता के पुत्र हैं। बीजेपी के ओम माथुर ने जवाब दिया कि वो गांधी परिवार के वंशवाद और भाजपा के भीतर के नए नए परिवारों में फर्क करते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि कांग्रेस में गांधी परिवार तो सिर्फ ऊपर की कुर्सी पर बैठता है, बीजेपी के परिवार के सदस्यों को कार्यकर्ता से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। आप देखिए कि कैसे इन्हीं फर्कों के साथ बीजेपी अपने ब्रांड के परिवारवाद को कैसे जस्टिफाई कर रही है कि संगठन में काम करने पड़ते हैं। हमने कुछ दिन पहले यूपी बीजेपी के भीतर परिवारवाद की गिनती की थी, इसमें कई नाम जुड़ गए हैं, इसलिए मैं लिस्ट को अपडेट कर देता हूं। बीजेपी के भीतर कल्याण परिवार सपा परिवार का मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण सिंह राज्यपाल, उनके बेटे बीजेपी से सांसद, बेटे के बेटे को विधानसभा का टिकट, बहू को भी टिकट मिला है। पंकज सिंह को टिकट मिलने के साथ ही राजनाथ परिवार भी दौड़ में आ गया है। सांसदों और नेताओं की पत्नियों, बेटों और बहू के नाम के आधार पर भाजपा के भीतर परिवारों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रजभूषण परिवार, सर्वेश परिवार, कौशल परिवार, मौर्य परिवार, टंडन परिवार, मिश्र परिवार, द्विवेदी परिवार, हुकुम परिवार, राही परिवार, कटियार परिवार, शास्त्री परिवार, वाजपेयी परिवार, त्रिपाठी परिवार, गंगवार परिवार, चुलबुल सिंह परिवार, श्रीवास्तव परिवार, राय परिवार और कपूर परिवार। कुछ परिवार छूट गए हों तो मुझे माफ करें, मैंने किसी दुर्भावना से उनका नाम इस तरह से पॉपुलर करने में के लिए नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि बसपा, कांग्रेस और सपा में परिवारवाद बंद हो गया है। यूपी में मुलायम सिंह कुनबे का अभी भी कोई मुकाबला करने के लिए कोई परिवार अभी तैयार दिखता नहीं है। मुलायम सिंह यादव के कुनबे की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि एक ना एक दिन इस परिवार से यूपी को 2, 3, 4 पार्टियां तो मिलेंगी ही। हम उम्मीद रखते हैं। इस चुनाव में भी यादव परिवार के 2 नए संस्करण लॉन्च हुए हैं। राम गोपाल यादव के भांजे हैं अरविंद सिंह यादव, कन्नौज के छिबरामऊ सीट से इनको टिकट मिला है। फेरारी कार वाले प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट मिला है। इसके अलावा सपा में आजम परिवार, अग्रवाल परिवार, अंसारी परिवार जैसे कई परिवार फल फूल रहे हैं। कांग्रेस ने पंजाब में कई टिकट परिवारवाद के आधार पर बांटे हैं, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परिवारवाद के नाम पर टिकट की मांग को देखते हुए एक परिवार एक टिकट का अजूबा नियम निकाला। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने परिवारवाद के आधार पर 13 टिकट वहां दिए हैं। हर दल ने परिवारवाद के आधार पर टिकट दिए हैं, मगर इस तरह के कोटे का श्रेय कैप्टन साहब को ही जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये श्रेय कोई और न ले ले। गोवा और यूपी के लिए कांग्रेस ने ऐसा नियम नहीं बनाया है। गोवा में कांग्रेस ने बाप बेटे को टिकट दिया है, पति पत्नी को भी टिकट दिया है। बसपा में भी परिवारवाद के आधार पर टिकट मिले। अब आप मतदाता को तय करना है कि वो चुनाव में सरकार चुने या उम्मीदवार चुने। उम्मीदवार चुनते वक्त दल बदल परिवारवाद का भी इलाज करे, क्या ये भी लोड ले ले? वैसे मतदाता का काम उम्मीदवार चुनना ही होता है। मीडिया या नेताओं ने आपको गलत बताया है कि आपका काम सरकार चुनना होता है। आप मतदाता ही बता सकते हैं कि राजनीति और राजनीतिक दल के भीतर प्रतिभाओं को कौन ज्यादा रोक रहा है, पैसा या परिवारवाद। एडीआर के आंकड़े के अनुसार लोकसभा में करोड़पति सांसदों की औसत संपत्ति 14 करोड़ बताई जाती है। पैसे वाले राजनीति में आएंगे तो चुनाव महंगे होंगे और इसके नतीजे में वही परिवार आएंगे जिनके पास पहले से आए हुए राजनेताओं ने पैसा कमाकर रखा हुआ है। इस प्रक्रिया में नई प्रतिभाओं के लिए चांस कम होगा। राजनीति परिवारों के आसपास घूमती रहेगी। आप पार्टी बदल सकते हैं मगर परिवार नहीं बदल सकते। पार्टी के साथ साथ पैसा और परिवार भी हर पैकेज में जुड़ा हुआ है। भारतीय राजनीति बनावटी होती जा रही है। थोड़े बहुत अंतरों के साथ हर दल का एक सा ही पैटर्न दिखता है। पत्रकारों की दुविधा देखिए, पहले वो दादा को कवर कर रहे थे, उनके बारे में प्रोफाइल लिख रहे थे, फिर अब उनके बेटे बेटी को कवर कर रहे हैं, अब उनके नाती पोते को भी अपने कवर करते हुए गोद में खिलाएंगे और कर भी रहे हैं। लिखने और बोलने के लिए राजनीति में नई प्रतिभाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। वो आपकी चिंता है या नहीं है, लेकिन हमें तो समय काटना है, इसलिए प्राइम टाइम में हम अभय दुबे जो हमारे चुनाव विशेषज्ञ हैं, भावदीप कांग साहिबा हैं, आप पत्रकार हैं, और रामदत्त त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। तो रामदत्त जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि हम ही आप परेशान होते हैं या वाकई जनता को फर्क पड़ता है कि वो दल बदलू को, क्यों किसी दल बदलू को वोट करने जा रही है?
देखिए, नतीजों से तो ये पता चलता है कि जनता को शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को टिकट दिया था जो दूसरे दलों से आए थे, एकदम अंतिम क्षणों में आए थे। और अब भी ये हो रहा है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले इलाहाबाद से वो या कहीं से भी, हर जिले से हो रहा है कि एक दिन पहले पार्टी में आए। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टियों ने रेलवे की तरह को टिकट काउंटर खोल दिए हैं। और इस बार तो बीजेपी, पहले बीएसपी पे आरोप लगता था, इस बार तो बीजेपी में भी काफी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं कि पार्टी के टिकट जो है वो पैसा लेके बेच दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम है उसमें लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, छोटी छोटी चीजों के लिए, आपको बिजली का कनेक्शन लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, रेलवे टिकट कंफर्म कराना हो, तो हर चीज में सिफारिश चाहिए नेताओं की। तो तमाम जगहों पर जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनके परिवार हैं, वो एक तरह से लोकल एक पावर हाउस हो गए लोगों के काम कराने के। लोग वहां पहुंच जाते हैं और इन परिवारों ने एक तरह से फ्रेंचाइजी ले ली है। जैसे पहले अंग्रेजों से लोग जमींदारी सिस्टम ले लेते थे, तो अब वो है कि वो फ्रेंचाइजी बोली लगती है और लोग टिकट वो ले आते हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पार्टी सिंबल को बांटने का जो तरीका है चुनाव आयोग ने बनाया है, जब अभी समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने देखा कि वो पूरा एकाधिकार हो गया है। जो सेंट्रल लीडर है, पार्टी की लोकल यूनिट का कोई उसमें रोल नहीं है। जैसे आप अमेरिका के चुनाव में देखते हैं कि भाई प्राइमरीज में पहले तय होता है कि भाई कौन उम्मीदवार हमारी पार्टी के अंदर पॉपुलर है, उसको टिकट दिया जाता है। तो ये जो सेंट्रलाइज हो गई है सारा सिस्टम, और फर्क सिर्फ ये है जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अभी थोड़ा, चूंकि नागपुर से कंट्रोल होती है बीजेपी, तो अभी टॉप पे एक परिवार तो नहीं है, लेकिन अलग अलग इलाकों में सब परिवार जो है वो बन रहे हैं, जो सेकंड जनरेशन जिनको मौका मिल रहा है बन रहे। और अब कोई त्याग के लिए, राजनीति के लिए, समाज बदलने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि तुरंत सत्ता का या तो मेन अपोजिशन का या सत्ता का लाभ मिलता है। उसके अलावा सबके बड़े बड़े बिजनेस हो गए हैं, कोई बड़े ठेकेदार हैं, कोई बड़े बिजनेस हैं। तो वोटर को क्या करना चाहिए? किसी भी पार्टी के दल बदलू हों या किसी भी पार्टी में इतना परिवारवाद, उसको वोट देते समय एक बार सोचना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं ये आज तो मैं देख रहा था कि एक बीजेपी के लोग करेंगे हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट ठीक नहीं मिला। हाँ, वो जो पार्टियां हैं, क्या उनके लिए भी ये सुविधा की बात है कि इतने सारे कार्यकर्ताओं को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को हम कैसे हैंडल करें? वो सिस्टम तो उन्होंने भी बनाया नहीं है। तो अच्छा है कि एक 4, 5, 10 परिवारों को चुन लो, कभी उनको सपा की तरफ से टिकट दो, कभी उनको बसपा की तरफ से टिकट दो, और कभी उनको कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से। रवीश, पहले बात करते हैं मतदाता की। मतदाता क्या देखता है? जाति, कौम, पार्टी और फिर उम्मीदवार। क्या उम्मीदवार सबसे लास्ट में देखता है? सबसे लास्ट में देखता है। तो ये है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कमाल। रीटा बहुगुना लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा में आई हैं, दल बदलू हैं, पर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं वोट दे दूंगा आइडेंटिटी के आधार पे, मेरी जाति के हैं। या मैं बीजेपी का वोटर हूं तो ये भाजपा की कैंडिडेट है तो मैं वोट दे देता हूं। या फिर ये मेरा काम करेगी या ये विकास करेगी, तो इस वजह से मैं वोट दे देता हूं। ठीक है, तो उसको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। जाति, कौम, पार्टी और फिर उम्मीदवार कौन है। तो उस जाति में भी तो वही परिवार वाले हैं ना ज्यादातर। अगर उस कोटे से भी अगर आप देखिए तो वही परिवार के लोग ही ज्यादातर आ रहे हैं, और खासकर उसमें अपर कास्ट के लोग। जो एक प्रोफेसर साहब ने एक रिसर्च किया है कि अभय जी, आप ये जो बीजेपी ने अभी जो अंतर किया है गांधी परिवार के और बाकी इतने सारे भांति भांति के परिवारों में, उस तरह के अंतर को मतलब विश्वसनीय अंतर है क्या? ये कोई राजनीति शास्त्री इस आधार पर? मुझे लगता है कि ये अंतर है। अंतर है क्योंकि जो डायनेस्टी होती है, यानी जो वंश शासन है, और मान लीजिए एक पिता पुत्र और एक, तो हम वंशवाद और परिवारवाद में अंतर करना चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं, साफ तौर पे अलग अलग हैं। क्योंकि जो कांग्रेस में जो दिखाई पड़ता है ऊपर, वो एक तरह से वंशवाद है। वो उनका मामला डायनेस्टिक किस्म का है, जैसे पहले राज परिवारों वगैरह में चला करता था। हालांकि उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। तो परिवारवाद में वंशवाद नहीं है, मतलब सिर्फ एक कुर्सी के फर्क से हम बता रहे हैं। परिवार तो समाज की केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके ऊपर पूरा समाज टिका हुआ है। जीवन के सभी क्षेत्रों में
इस तरह का परिवारवाद आप देखते हैं। राजनीति में हम उस पर आपत्ति इसलिए करते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में सत्ता प्राप्त करता है और सार्वजनिक उस तमाम राज्य के जो संसाधन हैं उनके अंदर भागीदारी करता है तो वो है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अगर कोई पिता राजनीति में है और उसके बेटे को भी टिकट मिल गया है, मतलब तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। नहीं, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि वो टिकट किस आधार पर मिला है। लेकिन उसका वंश शासन से जो डायनेस्टिक रूल है वाला मामला है उसकी श्रेणी में रख के उसको नहीं, मतलब वहां शीर्ष पर वंशवाद है लेकिन नीचे भी तो यहाँ वंशवाद के रूप फली फूल रहे हैं ना। मतलब ऐसी बात तो नहीं, अगर 50 परिवार अगर परिवारों के जरिए जो चीजें आगे बढ़ती हैं, यानी परिवारों की विरासत के जरिए जो चीजें आगे बढ़ती हैं, चाहे वो वकील का पेशा हो, चाहे संगीतकार का पेशा हो, चाहे फिल्मकार का पेशा हो, वो बहुत ही ना के बराबर ही ऐसे मामले होते हैं जब वो वंश में बदल पाती हो। आप इस फर्क से ये बहुत ऐतिहासिक किस्म की एक घटना होती है जब आदमी डायनेस्टी बनती है, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि परिवारवाद हमारे डीएनए में है और एक बार आप सत्ता में आ गए और वंशवाद नहीं है हमारे डीएनए तो बिल्कुल वो भी हमारे डीएनए। ये जो अंतर है गांधी परिवार का ऊपर की कुर्सी और बीच में करता वंशवाद जो है वो एक ऐतिहासिक परिघटना है, एक हिस्टोरिकल फेनोमेना है। वो हर बार हमेशा हर वक्त नहीं पैदा होता है। परिवारवाद तो हमेशा से रहा है, रहेगा और चलता रहेगा आगे भी। आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते या उसको कूड़ेदान में नहीं। सहमत हैं जो अभय जी कह रहे हैं, वंशवाद और भावदीप भी सहमत हैं अभय जी से, ये परिवारवाद और वंशवाद के फर्क को लेकर? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? रामदत्त जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी, अभी जो अभय जी बात कर रहे थे परिवारवाद और वंशवाद के फर्क के बीच में, आप इस फर्क से आप सहमत हैं क्या, इन दोनों के फर्क से? देखिए मूल सिद्धांत और नियत में फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि चूंकि कांग्रेस को एक लंबा अवसर मिला, इतने साल हो गए ना, 100-150 साल, और ये जो पार्टियां अभी कम समय मिला है, तो आप देखिए जो सैफई परिवार है, क्या है सैफई के बाद, और आज जो अखिलेश यादव असर्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही तो असर्ट कर रहे हैं कि मैं मेरी पिता की है इसलिए मुझे हक है। तो अब इसी तरह अगर मौका कल्याण सिंह को मिल जाता तो ट्रेंड वही है, नियत वही है, मौका चूंकि, और दूसरी चीज यह है कि चूंकि अभी बीजेपी में आरएसएस से कंट्रोल है तो वो मौका नहीं मिला। ये बेसिकली ये बात है। सिर्फ मुझे नहीं लगता कि नियत में कोई फर्क है या सिद्धांत में कोई फर्क है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, चूंकि उनको मौका ज्यादा मिला, नेहरू जी मिले, मोतीलाल जी, फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, तो एक ज्यादा समय लंबा हो गया तो उसको आप डायनेस्टी में कर रहे हैं। लेकिन ये डायनेस्टी इन मेकिंग है, वो डायनेस्टी स्टैब्लिश है।